बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है ना, चैप्टर नंबर 6 हमारा कल मुकम्मल हुआ था। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 7 है ना, 7 से 13 तक तो ऑर्गेनिक थी। तो 14 वाला जो चैप्टर है वो आपका, वो भी थोड़ा है बायोकेमिस्ट्री के हवाले से ना, तो उसको भी मैंने अभी साइड पे रखा है कि चलो कॉलेज ओपन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर उसको किया जा सकता है। तो बहरहाल देखें क्या बनता है जी उसमें। तो अभी चैप्टर नंबर 15 करेंगे, फिर 16 करेंगे। तो अगर कॉलेज ओपन हो गया तो ठीक, ना हो तो फिर 14 कर लेंगे। तो अगर फिर भी ना हुए तो फिर ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे, फिर लिखी जाएगी। चलें। चैप्टर नंबर 15 हमारा है जी, कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ कॉमन इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हवाले से ये चैप्टर है। इसमें हम ना 3 इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे। एक हमारी फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है, और एक सीमेंट, और तीसरा पेपर। 3 जो इंडस्ट्रीज़ है वो, उनके प्रोसेस, उनके मेथड वगैरह, और ये सारी डिस्कशन आ जाएगी इस चैप्टर में। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से नहीं आता होता, तो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में ये चैप्टर शामिल होता है। और उसमें भी ये एक एमसीक्यू होता है इसमें से, और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि इसकी जो एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिए ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो ना कह लें कि ना होने के बराबर है। मतलब एक्सरसाइज में इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत थोड़े हैं। तो इस वजह से इसके फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ना, वो अंदर से ही बनते हैं। तो वो मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप अच्छी तरह देख लें। तो एक्सरसाइज में इसके शॉर्ट क्वेश्चन इतने ख़ास नहीं दिए हुए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। इंट्रोडक्शन में ना हमारे पास आपका फर्स्ट एक पॉइंट आता है पहले पैराग्राफ के ना एंड पे, जो एमसीक्यू के हवाले से ना, कि हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड पेपर आर आल्सो ऑन द रोड टू डेवलपमेंट। यानी हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? आयरन की इंडस्ट्री आती है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, पेपर है। ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान में यानी हैवी इंडस्ट्रीज़ के तौर पे गिनी जाती हैं। ये एमसीक्यू में आपने इसको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 पैराग्राफ है उसमें जर्नल एक डिस्कशन की हुई है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। कोई इसमें ख़ास है ना, कोई क्वेश्चन वगैरह ये एमसीक्यू नहीं है। फर्स्ट इंडस्ट्री जो हम डिस्कस करते हैं ये है आपका फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर्स हम कहते हैं ना कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं, वो केमिकल्स हैं जो प्लांट्स को हम देते हैं उनकी ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए। असल में अगर आप कहें कि जी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि ज़मीन के अंदर सारे वो मटेरियल, वो केमिकल मौजूद होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो के लिए चाहिए होते हैं। तो उसका आंसर ये हो सकता है कि पहले शुरू शुरू में तो आबादी कम थी ना, तो एक जो खेत होता था उसमें से कह लें कि 1 मन अगर आपके आ जाते हैं वो गंदम की मिसाल एग्जांपल ले लें। एक मन गंदम जो है ना वो एक जो है ना आपका कनाल या एक, उससे वो काफ़ी है उसको, उस वक्त की जो पॉपुलेशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए।
लेकिन इस वक्त इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कि अब उसी एरिया में से, जिसमें से पहले आप जो है वो ले रहे थे सिर्फ 1 मन गंदम, अब वहीं से आपको 5 मन या 10 मन गंदम हासिल करनी है, तो फिर जाके आपकी जो है ना पॉपुलेशन की जो खुराक है उसकी उसको ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर ये अब वो ज़मीन के अंदर जो केमिकल्स हैं वो तो वो 1 मन के लिए या 2 या 3 मन के लिए तो काफ़ी है, 10 मन के हिसाब से वो काफ़ी नहीं है। इतनी ज़्यादा अमाउंट, इतनी ज़्यादा प्लांट्स के लिए वो जो नीचे केमिकल नेचुरली तौर पे मौजूद हैं वो काफ़ी नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं कि उसको अंदर से उस ज़मीन के अंदर हम आर्टिफिशली खुद से ये वो केमिकल्स, वो एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक हो। नॉर्मली प्लांट जो होते हैं इनको तीन इनके जो मेजर तो काफ़ी सारे, उनमें से मेन जो है ना वो तीन, एक नाइट्रोजन चाहिए होता है, एक फास्फोरस चाहिए होता है और एक पोटेशियम चाहिए होता है। ये तीन मेन है जो फर्टिलाइजर्स को इंग्रेडिएंट्स यानी ये चाहिए होते हैं। तो हमारे पास जो फिर खादें वगैरह या फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं उसमें फिर हम उनके एनपीके वैल्यू लिखते हैं कि ये जी फर्टिलाइजर्स की एनपीके वैल्यू ये है। तो जिसकी एनपीके वैल्यू अच्छी होती है उसको फिर वो अच्छी खाद होती है, उसको फिर यूज़ किया जा सकता है फर्टिलाइज़र के तौर पर। ठीक हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो उसने डिस्कस किया जी अर्ली हिस्ट्री क्या है इसकी। तो कहते हैं जी कि फर्टिलाइजर जो है ना ये तकरीबन 5000 बिफोर क्राइस्ट जो है ना चाइनीज़ जो है वो एनिमल मेन्योर को अपनी खेतों में ऐड करते थे। एनिमल मेन्योर से मुराद गोबर जो है, जानवरों का गोबर है, उसको वो खाद के तौर पे यूज़ कर रहे थे। मेन्योर क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है जिसको लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए इस्तेमाल, यानी उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं जो प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद फर्स्ट ये आपका एमसीक्यू के हवाले से हो सकता है, आया वैसे नहीं है आज तक ना कि भी चाइनीज़ में सबसे पहले किसको यूज़ किया, तो एनिमल मेन्योर को यूज़ किया, ये एमसीक्यू में हो सकता है। और किसने किया? चाइनीज़ ने किया। कब किया? 5000 बीसी में किया। तो ये एमसीक्यू के हवाले से ये जुमला आपका आ गया। दूसरा पॉइंट जो सेकेंड एमसीक्यू हो सकता है दूसरी लाइन में, कंपोनेंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स namely nitrogen, phosphorus and potassium are considered to be the most important nutrients essential for plant growth। ये एमसीक्यू आ गया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के लिए वो कौन से हैं? वो तीन हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। ये एमसीक्यू में आ गए। The elements like sulfur, magnesium, calcium are considered of secondary importance, यानी उनकी इम्पोर्टेंस सेकेंडरी है। ये एमसीक्यू हो गया। और प्राइमरी में हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। अब अगला ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है जी, एक्सरसाइज का भी गालबन है कि व्हाट आर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर होते क्या? हम कहते हैं ये फर्टिलाइजर वो सब्सटेंसेस हैं जो सॉइल के अंदर मौजूद वो एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या उन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है ना, एनपीके इसको हम निकालते हैं, नाम देते हैं। तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये नेचुरल फर्टिलिटी जो है ना सॉइल की उसको बढ़ा देते हैं, और या दूसरे जो आपके पिछली जो क्रॉप्स वगैरह थी ना वो कई उन्होंने अपने एलिमेंट्स वगैरह अब्जॉर्व किए थे, तो उनकी जो कमी है उसको वो पूरा कर देते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा जी फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है वाटर फर्टिलाइज़र, ये भी हो सकता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र की पॉइंट तो यहाँ तक आंसर आ जाता है, और ये आखिरी जो जुमला है ये आपका पर्पस को शो कर रहा है कि इसका मकसद क्या होता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये वो एलिमेंट जो पिछली क्रॉप्स जो है वो खा इस्तेमाल कर गई हैं उनकी कमी को ये पूरा कर देते हैं। असेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ कौन कौन से? ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है ये सवाल। एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया कि सवाल ये इस चैप्टर के एक्सरसाइज में सवाल इतने नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन ना,
तो इसलिए इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो अंदर से ही बनते हैं वो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना, इनमें डिफ्रेंशिएट करें, ये डिफाइन करें, एग्जांपल दे दें। एमसीक्यू में भी आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो हम कहते हैं ना समाल को ना, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जो थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, यानी प्लांट्स को ग्रोथ के लिए उनकी ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर नहीं होती, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट रिक्वायर होती है। अमूमन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फिर हम ऐड नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि वो ज़मीन के अंदर जो उनकी परसेंटेज वगैरह पाई जा रही होती है वो इतनी होती है कि वो जो प्लांट्स को थोड़ी सी अमाउंट उनकी चाहिए वो हासिल कर लेते हैं, वो उनके लिए काफ़ी है। ठीक हो गया। और अगर ऐड करना भी पड़े तो इसकी ज़रूरत ये पड़ती है कि आखिरी लाइन में ना, इसका MCQ भी आया भी हुआ है पास पेपर में, कि इसकी रेंज होती है 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम पर एकड़। एक जो एकड़ है उसके अंदर 600 ग्राम से 200 ग्राम तक ऐड किया जाता है। ग्राम का आपको आइडिया तो हो गया होगा, बहुत वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट है। तो 600 ग्राम से 200 ग्राम, 200 ग्राम मतलब पाव। पाव भी 250 ग्राम का बनता है ना, एक पाव 250 ग्राम का होता है ना, तो एक पाव से भी कम है। तो 6 ग्राम से 200 ग्राम तक एक एकड़ में ये इनकी यानी अमाउंट होनी चाहिए। इसमें शामिल कौन कौन से हैं? बोरोन है, कापर है, आयरन है, मैगनीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है एंड क्लोरीन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, BCI MZMC, ऐसे रट्टा लगा लेना, BCI बोरोन कापर आयरन, BCI मैगनीज जिंक और मोलिब्डेनम क्लोरीन MZMC। तो इस बेस पे आप इसको याद रख सकते। उसके बाद है जी मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास जो आते हैं जी कि ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, NPK जो अभी हम पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, तीन तो वो हो गए। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें अब आपको NPK भी याद हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का भी पता चल गया। इसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका भी पता चल गया। ये भी पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वाटर में से आ जाते हैं ना, कार्बन वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ले लेते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन वो हो गए। नाइट्रोजन फास्फोरस पीछे रह गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर तीन। तो ये इस तरह आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो दे आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज रेंजिंग फ्रॉम 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एकड़। एक एकड़ में इनकी तादाद जो चाहिए होती नॉर्मली वो 5 किलोग्राम से लेके 200 किलोग्राम तक होती है। तो ये MCQ में आपने ये अमाउंट याद रखनी है, ऊपर भी थी और ये भी नहीं आए भी हुए पास में। और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट में फ़र्क बता दें, ये दोनों को डिफाइन करें और एग्जांपल दे दें। तो तीन चीज़ें आप बताएंगे। एक तो बताएंगे कि माइक्रो जैसे थोड़ी अमाउंट में चाहिए, अमाउंट कितनी चाहिए, फिर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और कितनी अमाउंट आप उसकी पर एकड़ में ऐड करेंगे। ये तीन चीज़ें इसकी हेडिंग के नीचे ज़रूर आएंगी। उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, कि फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों है। ठीक हो। तो उसमें हमारे पास वैसे अभी जनरली मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि जिसकी वजह से हमारे जो है ना वो फर्टिलाइज़र अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए प्लांट्स की हमें केमिकल्स खुद से ऐड करने पड़ते हैं। बहरहाल आपकी बुक पे उसने 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि द डिज़ायर्ड एलिमेंट्स आर should be present in the compound in a water soluble form। यानी ये बात कर रहा है कि जो फर्टिलाइज़र है ना उसके लिए क्या मेन क्वालिटी होनी चाहिए ना, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एक ये होने कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो पानी में हल होते हों, क्योंकि पानी में हल होंगे तो आसानी से प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक पॉइंट हो गया। दूसरा कि शुड बी स्टेबल इन सॉइल
एज वेल एज इन स्टोरेज की, जब हमने उसको स्टोर किया हो बोरियों वगैरह में, कि जब सॉइल में उसको ऐड करें तो वो स्टेबल होना चाहिए, अपनी शक्ल में बरकरार रखेगी ना, वो डिकम्पोज हो के कुछ का कुछ, मतलब वो नाइट्रोजन की डिकम्पोज हो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन के गैस बन के उड़ जाए तो नाइट्रोजन तो ज़ाया होगी। तो इस तरह ना हो, बल्कि वो स्टेबल हो, वहाँ पे मौजूद रहे। और तीसरा पॉइंट है शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर, उसको बनाना भी बड़ा आसान हो और सस्ता हो, काम पड़ता हो। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन ये हो कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ फर्टिलाइजर, तो उसमें ये 3 पॉइंट आपने बताने, ठीक हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट बार ये नहीं है। असेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर, इसके अंदर वही वाले 3 पॉइंट इधर भी आ जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि गुड फर्टिलाइजर की कौन कौन सी लाजमी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट उसने कहा है द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रेडली अवेलेबल टू द प्लांट्स, कि जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं वो प्लांट्स को रेडली अवेलेबल होने चाहिए, आसानी से प्लांट तक पहुँच जाए। ये ना वहीं पे वो एक जमगट्टा से बना के बैठ जाए और वहाँ से हिले भी ना ज़मीन से, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। दूसरा, मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में वो अच्छी तरह हल होना चाहिए ताकि वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। तीसरा, इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू प्लांट, प्लांट के लिए ख़तरनाक नहीं होना चाहिए। चौथा, चीप, सस्ता होना चाहिए। पांचवा, स्टेबल सो दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम टू द ग्रोइंग प्लांट्स, स्टेबल होना चाहिए ताकि लंबे अरसे तक प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहे। शुड नॉट अल्टर द पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच को उसे चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना कई आपको पता है प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो पीएच डिपेंडेंट होती हैं। कई प्लांट्स एसिडिक पीएच में अच्छे होते हैं, कोई बेसिक में, कोई न्यूट्रल में। तो अगर एक प्लांट जो न्यूट्रल पीएच का है और न्यूट्रल में ही चल रहा है, तो मैं फर्टिलाइजर डाल के उसकी पीएच को अगर चेंज कर देता हूँ, एसिडिक या बेसिक कर देता हूँ, तो वो प्लांट के लिए ठीक नहीं होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकेगी। इस तरह बाय रेन और वाटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच द प्लांट्स कैन असाइमिलेट इजीली, कि जब पानी बारिश हो या पानी आप दें खेत में, तो उसके पानी के साथ मिक्सिंग की वजह से उसकी वो ऐसी शक्ल में बदल जाए जो बड़ी आसानी से प्लांट्स उसको हासिल कर सकें, अपने साथ अब्जॉर्ब कर सकें। ये ना हो कि वो ऐसी शक्ल में बन जाए कि प्लांट्स उसको ले ही ना सके। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी क्वालिटीज़ वाला। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ना, तो 3 तरह के मेन जो फर्टिलाइजर उसी की हम पे बात कर रहे हैं। एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, एक फास्फेटिक फर्टिलाइजर जिनमें फास्फोरस होती है, और तीसरा पोटेशियम फर्टिलाइजर जिसमें पोटेशियम होती है। तो 3 तरह के हमारे पास ये फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन इनके बनते हैं अलग अलग। जैसे ये नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर है ना, पहला पॉइंट इसका आ जाता है। तो इसमें ना मैं नोट्स में देखता हूँ पॉइंट्स बनाए होंगे, तो वो ज़रा इजी हो जाएगा। ये जैसे ना नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर है ना, ये इसके पॉइंट्स, इसकी यूज़ वगैरह उसके हवाले से ये पॉइंट्स बनाए हुए उसने कि जो बेसिक फंक्शन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उनका क्या क्या है। एक तो ये इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स, तने और पत्तों की डेवलपमेंट के लिए प्लांट ग्रोथ में ये अर्ली स्टेज पे चाहिए होती है नाइट्रोजन। दूसरा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं उसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। तीसरा, इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये लीव्स को ग्रीन कलर देता है। ग्रीन कलर तो आपको पता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो ग्रीन कलर जिसकी वजह से आ रहा होता है ना, तो उसका जो नाइट्रोजन है वो उस कंपाउंड्स का हिस्सा है, इन कंपाउंड्स के अंदर वो मौजूद होती है, इस वजह से कह रहा है कि ये ग्रीन कलर देता है लीव्स को। चौथा, इट एनहेंसेस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स की यील्ड को भी बढ़ा देता है, ये उनकी क्वालिटी को भी बढ़ा देता है। इसकी एग्जांपल में अमोनिया आता है, यूरिया आता है और अमोनियम नाइट्रेट आता है, ठीक हो गया। अब ये तो होगा ना जनरल शॉर्ट क्वेश्चन, एक होगा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूर करना आपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के क्या क्या
यानी है फंक्शन। उसके बाद अमोनिया जो है ना फर्टिलाइजर क्या है, इसको एक्सप्लेन करें ना, तो ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका। यहाँ पे इसने ये ना राइट अ नोट ऑन अमोनिया फर्टिलाइजर ना, अमोनिया फर्टिलाइजर पे नोट लिखे। तो यहीं से मैं एक दो पॉइंट उसकी डिस्कस में कर लेता हूँ। एक तो ये कि अमोनिया इज यूज्ड इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि अमोनिया तो गैस होती है ना, तो लेकिन जब हमने इसको यूज़ करना है तो फिर लिक्विड स्टेट में इसको यूज़ करते हैं। लिक्विड स्टेट में दो तरह से हो सकती है, एक ये कि इसको पानी के साथ मिक्स कर लें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, उसको यूज़ कर लेते हैं। या दूसरा ये कि अमोनिया को ठंडा करके लिक्विफाई बना कर लें, लिक्विड में बदल लें, तो उसकी शक्ल में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन वो जो ठंडा करके बनाएंगे, थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर जब आएगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो वो फिर उसने आसानी से उड़ जाए, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, उससे बेहतर यही है कि वो आप उसको पानी के साथ मिक्स करके ना ये यूज़ किया जाए। नंबर एक। नंबर दो, एक तो लिक्विड स्टेट में यूज़ होता है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ऑल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट मेक द सॉइल एसिडिक। ये एमसीक्यू में भी आपने याद रखना है कि सारे के सारे जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, सिवाय कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के। ये स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वो न्यूट्रल साल्ट्स बन जाते हैं, तो ये पीएच को यानी इतना ज़्यादा चेंज नहीं करते। अच्छा, कहते हैं एसिडिक तो बनाते हैं, लेकिन इस एसिडिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई थ्रू लाइमिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल में हम लाइम ऐड कर देते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो लाइम ऐड कर दें तो वो उसकी वो बेसिक इन करेक्टर होता है जिसकी वजह से उसकी जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट जो है कि लिक्विड अमोनिया जो है वो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर है फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन टू सॉइल। ये आपका पास पेपर में ना एमसीक्यू आया हुआ है कि लिक्विड अमोनिया को यूज़ करते हैं तो वो पानी जो फर्टिलाइजर के तौर पे, तो वो डायरेक्टली अप्लाई होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन उसकी होती है ना, यानी अमोनिया को कोई साल्ट वगैरह बना के इस तरह की शक्ल में नहीं, डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स 82% इसमें नाइट्रोजन होती है। ये परसेंटेज आप याद भी रख सकते हैं, और ना भी हो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना। NH3 जो है अमोनिया, NH3 होता है ना, तो 14 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, ये 14 3 17, तो 14 तकसीम 17 ज़रब 100 करेंगे तो इतने परसेंटेज आ जाता है। इट इज़ इंजेक्टेड अबाउट 6 इंचज़, ये भी MCQ पास पेपर में आया हुआ है कि इसको जब हम अमोनिया को प्लांट्स फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं तो 6 इंच आधा फुट यानी ज़मीन के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो पानी के साथ फ्लो करके बाहर ना निकल जाए। या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करूँ तो उसमें से भी अमोनिया गैस की शक्ल में निकल सकती है ना, तो उससे भी बचने के लिए फिर उसको ज़मीन के अंदर जो है ना वो इंजेक्ट करते हैं, ताकि अंदर ज़मीन के अंदर देर तक रहे और प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस अमोनिया एज फर्टिलाइजर। ये भी पास पेपर में आया हुआ सवाल, एक आध दफ़ा आया सवाल। उसके बाद हमारे पास सेकंड है यूरिया का। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है यूरिया का, लेकिन आपको बताया कि इस चैप्टर में आपके पास जो यूरिया उसका है ना लॉन्ग क्वेश्चन वो नहीं आता। ठीक हो, मतलब पेयरिंग स्कीम में ये चैप्टर नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं बनता होता, तो इसलिए आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उसी के तौर पे तैयार कर लें। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि यूरिया फर्टिलाइजर जो है ना उसमें, ये तो MCQs है ना कि इट कंटेन्स 46% इसमें नाइट्रोजन होती है, ये MCQ है। आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स आते हैं, यूरिया को बनाने के कितने स्टेप्स हैं जी, ठीक है, तो उसमें पहला हाइड्रोजन, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा अमोनिया, ये इधर लॉन्ग प्रोसेस में कर लेते हैं। ये प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड CO2 है। प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया है, प्रेपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, प्रेपरेशन ऑफ यूरिया, कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया और प्रिलिंग, यानी 6 स्टेप्स आ जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग यूरिया के कितने स्टेप्स हैं। फिर प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया, अब यहाँ देखो ना तो आपकी बुक में
प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और अमोनिया यहाँ नहीं दी हुई। ये जो तीसरा स्टेप है ना अमोनियम कार्बामेट, वहाँ से शुरू किया है, ठीक है। तीसरा और चौथा स्टेप, ये 2 स्टेप्स के रिएक्शन उसने लिखे हुए, बाकी नहीं लिखे हुए, ठीक होगा। पांचवा स्टेप नीचे कंसंट्रेशन को भी लिखा हुआ है, प्रिलिंग भी आ गया, वो भी लिखा हुआ है। तो ये तीसरे से लेके छठे तक के स्टेप्स उसने एक्सप्लेन किए, पहले 2 नहीं किए। तो ये नोट्स में वो पहले 2 भी लिखेंगे। हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है कि मीथेन होती है ना, उसमें से स्टीम को पास करते हैं तो कार्बन मोनो हाइड्रोजन बन जाती है, और उसी में से अगर आप और स्टीम को पास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ऊपर वाले को वाटर गैस भी कहते हैं ना इस मिक्सर को। तो लेकिन कार्बन डाई में बदलना इसलिए ज़रूरी है कि कार्बन मोनो भी पानी में हल नहीं, हाइड्रोजन भी पानी में हल नहीं, तो फिर सेपरेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए फिर अगर हम पानी स्टीम और पास करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पानी में, आपको पता है, अंडर प्रेशर हल हो जाती है, हाइड्रोजन नहीं होती। तो हम हाइड्रोजन गैस को आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड से अलग कर सकते हैं। उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। तो वो हैबर प्रोसेस आपने सुना हुआ है, ये वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलते हैं, अमोनिया बनाते हैं। उसमें आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड तो मेन कैटलिस्ट ना, बाकी ये उसके एक्टिवेटर है। 200 एटीएम प्रेशर है और 400 से 500 डिग्री सी टेम्परेचर लेते हैं तो अमोनिया बनती है, ठीक है, हैबर प्रोसेस के। ये 2। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका है प्रेपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। तो अमोनियम कार्बामेट में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को हम 1 और 2 की रेशो में मिक्स करते हैं। ये एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है, ठीक है, कि कार्बामेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को 1 और 2 की रेशो में मिक्स किया जाता है। या अगर क्या अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो 2 और 1 हो जाएगा। ये आपने याद रखें, तरतीब क्या दी ना कि कार्बन डाई और अमोनिया कह रहा है तो फिर 1 और 2 हो गया, और अगर अमोनिया पहले हो कार्बन डाई बाद में हो तो फिर 2 भी पहले आ जाएगा, 1 बाद में चला जाएगा। तो इसकी मिक्सिंग से ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम नाम देते हैं अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट। उसके बाद आता है प्रेपरेशन ऑफ यूरिया। फिर हम यूरिया की इससे अगले स्टेप में यूरिया, तो इसको हीट करते हैं, इसमें से वाटर निकल जाता है और हमारे पास ये यूरिया बन जाता है। तो डिहाइड्रेशन होती है अमोनियम कार्बामेट की और हमें यूरिया प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये कंपाउंड आपके पास इसमें आ जाता है, प्रेपरेशन ऑफ यूरिया हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें है ना, तो पता है शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, प्रेपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट का रिएक्शन लिख दें, प्रेपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम कार्बामेट उसका रिएक्शन लिख दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। एमसीक्यू ये रेशो को जो दोनों की है, ये एमसीक्यू पास पेपर में आया भी हुआ है, ये भी आपने करना है। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। यूरिया को कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन देख रहे यहाँ पे वाटर है ना साथ, तो वाटर को आप निकाल दें, एवापोरेट करवा दें, तो यूरिया फिर कंसंट्रेट होता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती। तो कहते हैं हम एवापोरेशन ऑफ वाटर करके 99.7% तक यूरिया जो है वो कंसंट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद है प्रिलिंग। प्रिल कहते हैं ना छोटे छोटे दानों को ना, तो प्रिलिंग का मतलब ये कि वो जो यूरिया आपके पास बन गया उसको फिर छोटे छोटे दानों की शक्ल में बदलते हैं। तो वो कैसे बदलते हैं कि वो गर्म जो होता है, गर्म यूरिया जो हार्ड, उसको ऊपर से फेंका जाता है हाइट से ना, उसको ऊपर से फेंकते हैं और नीचे से हम हवा दे रहे और ना ठंडी जो है ना कहने के हवा, वो कूल्ड एयर वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब वो गर्म यूरिया को ठंडी हवा पड़ती है तो वो फिर हो जाता है, वो छोटे छोटे दानों की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रिलिंग उसकी बन जाती है। तो ये उसने डन बाय स्प्रेइंग मोल्टन यूरिया ऑन द प्रिलिंग टावर एंड इज कूल्ड बाय एयर राइजिंग अपवर्ड। एयर नीचे से आ रही है, यूरिया ऊपर से आ रहा है, और मोल्टन ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है ना ऊपर से सोल्यूशन, तो जब नीचे वो गिरता जाता है तो एयर की वजह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वो जब ठंडे होते हैं तो सॉलिड बन जाते हैं और सॉलिड होके वो प्रिल्स की शक्ल बना लेते हैं। ये प्रिलिंग आपकी आ जाएगी। और लास्ट में आपका आता है जी कि ये इसका फ्लो शीट डायग्राम जो है ना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, इंपॉर्टेंट बार ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें वो जो ये प्रोसेस हो रहा है उसी को आपने एक ज़रा तरतीब से बताना होता है, उसको नाम देते हैं फ्लो शीट डायग्राम, ठीक है। जो प्रोसेस चल रहे हैं उन्हीं को ज़रा एक तरतीब से बता दिया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन पहला स्टेप यही था, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इनको मिला के कार्बामेट हमने बनाया, कंडेंसेशन की उसकी।
यानी इन दोनों की मिक्सिंग से कार्बामेट बन गया। कार्बामेट को फिर डिकम्पोज किया तो यूरिया बन गया। यूरिया को फिर 2 स्टेज एवापोरेशन और कंडेंसेशन की उसकी, उसके बाद प्रिलिंग होगी, छोटे छोटे दाने प्रिल, जो यूरिया हमारे पास आया उसको फिर स्टोर कर लेते हैं, बैग्स में डाल लेते हैं, तो ये उसकी फ्लो शीट डायग्राम बन जाती है। तो आपकी बुक के ऊपर भी ये फ्लो शीट डायग्राम ये बनाई हुई उन्होंने, ठीक होगी। चलिए यहीं तक काफ़ी आज के। नेक्स्ट एमोनियम नाइट्रेट जो है ना ये फिर स्टार्ट करेंगे, तो उसी से अगले फिर निकल देंगे। चलिए ठीक है।